हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं अम्ल, क्षार तथा लवण, इस पर आधारित कुछ विशेष क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो कि हर साल परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको ढेर सारे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो किस चैप्टर से रिलेटेड हैं। उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार व लवण। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हमें कैसे करना चाहिए। कुछ बहुविकल्पी होते हैं, कुछ एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और आप जानते हो कि केमिस्ट्री में 70 नंबर का जो पेपर होता है यूपी बोर्ड में, उनमें एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रमुख भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? आप जानते हो कि दो प्रकार की विलयन अम्ल, क्षार और लवण में आपने पढ़ा था। एक होता है अम्लीय विलयन और एक होता है क्षारीय विलयन। तो जो पीएच पैमाना होता है वो ये देखने के लिए होता है कि कोई विलयन अम्लीय है अथवा कोई विलयन क्षारीय है। तो यदि विलयन अम्लीय है तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है, आपको मालूम है कि वो 7 से कम होता है ना। और अगर कोई भी विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर H2SO4 का जलीय विलयन कहा गया है। H2SO4 एक अम्ल होता है, आप जानते हैं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 चूंकि एक अम्ल है तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय विलयन होगा। इसका मतलब इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसमें जो विकल्प नंबर सी है वो सही है। तो आपको इन विकल्पों में चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। क्षारीय विलयन का पीएच मान दूसरा नंबर है। क्षारीय विलयन का पीएच मान, अभी अभी आपने देखा कि जो विलयन अम्लीय है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, 7 से कम है। तो अगर विलयन क्षारीय होगा तो उसका निश्चित है कि जो पीएच मान होगा वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका जो विकल्प है वो कौन सा सही है, डी नंबर। तो ये याद रखें आप कि इनमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने, अगर विलयन है अम्लीय तो पीएच वैल्यू को आपको रखना है 7 से कम। और अगर विलयन क्या है, क्षारीय है, तो आपको पीएच वैल्यू को रखना है 7 से अधिक। जैसे HCl है, अब H2SO4 की जगह पर वो HCl पूछ ले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अगर अम्ल है तो उसका विलयन अम्लीय होगा तो उसका भी पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो भी, इसका भी जो विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, वो अम्लीय होगा, उसका भी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह है, पूछ सकता है कि कोई भी विलयन है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उस विलयन का जो पीएच वैल्यू मान होगा वो किस आधार पर निर्धारित करोगे आप, क्षारीय विलयन है कि अम्लीय विलयन है। अगर अम्लीय विलयन है तो पीएच वैल्यू 7 से कम रखना है। और अगर क्षारीय विलयन होगा तो पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, अधिक होगी। एक विलयन का पीएच मान, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, 5 है। तो यह विलयन कैसा होगा? बिल्कुल वही बात जो अभी भी हम बात कर रहे थे। एक विलयन का पीएच मान अगर 5 है, एक विलयन का पीएच मान अगर वो 5 है तो इसका मतलब ये 7 से कम है। और अगर 7 से कम है तो फिर विलयन क्या होना चाहिए, अम्लीय। इसका मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है, ए, राइट है ना। चौथा देखें, शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या होता है। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो सदैव 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है, यानी यह विलयन उदासीन होता है। तो कोई विलयन यदि उदासीन है, यानी कि ना तो वो अम्लीय है और ना तो वो क्षारीय है, तो जो उसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। इसमें एक चीज आप ध्यान रखें, इसका जो पीएच वैल्यू निकालने का तरीका है, अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको पता है, जिसको आप H+ आयन सांद्रण बोलते हो, ये देखिए ऐसे लिखते हो, तो अगर ये आपको पता है कि ये है 1 × 10⁻⁻7, तो जो पीएच वैल्यू निकालने का तरीका है वो पीएच बराबर होता है -log
H प्लस आयन सांद्रण। तो अगर एक के साथ 10⁻⁻7 लिखा है तो आप इसको बिना हल किए, अगर ये बहुविकल्पी में आता है तो आप जो 10 के ऊपर पावर है -7 की, इसका माइनस चिन्ह हटा दीजिए और प्लस का 7 इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो pH वैल्यू होगी वो इसकी क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो इसमें हल करके तुम देखो तो ये बराबर आएगा -log 1 × 10⁻⁻7। ये होगा 1 × 10⁻, क्या होगा, -7 होगा। और आप जानते हो कि हम इसको लिख सकते हैं -log 1 और -log h⁻10⁻7। log 1 का मान किसी भी आधार पे उसका मान 0 होता है। और देखो ये जो 10 के ऊपर पावर लगी है वो log के पहले आ जाती है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 7 हो जाएगा और log 10, और चूंकि आधार 10 ही होता है इसलिए इसका मान 7 आएगा, क्योंकि किसी भी आधार पर उसी log का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो फिलहाल ये तो बात दूर की है। मैं आपको बता दूं कि यदि 1 × में है तो जो 10 के ऊपर पावर लगी हो बस उसका चिन्ह बदलना है और वही pH क्या हो जाएगा, मान, अगर वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है। आगे देखते हैं अगर इसके कुछ और सवाल आएंगे, जैसे 2 × 10⁻⁻7 आ जाए, 3 × 10⁻⁻7 आ जाए, तब तो फिर उस क्वेश्चन को हमें लगाना होगा और वहाँ log 2 और log 3 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 1 × 10⁻⁻7 लिखा है, 1 के साथ अगर है तो 10 के ऊपर जो भी घात लगी हो उसका चिन्ह बदल दीजिए और उस संख्या को उत्तर के रूप में आप लिख सकते हो। तो बताइए इसका जो pH मान होगा वो कितना होगा। तो ऊपर -7 लिखा है ना, तो माइनस का चिन्ह प्लस कर दो, तो प्लस का, और संख्या कितनी लिखी है, 7, यानी इसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। राइट है ना। इसके आगे भी और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें मैं बताता हूं, अगर 2, 3 वगैरह आएगा तो। फिलहाल एक के लिए सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6वां है वो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसके लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई विलयन अगर अम्लीय है तो अम्लीय विलयन में अगर उसने H2SO4 कहा आपसे कि H2SO4 में हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं देखो तो ये टूटता कैसे है, 2H+ आयन और प्लस सल्फेट का माइनस आयन। सल्फेट का जो माइनस आयन होता है उसमें -2 संयोजकता होती है, -2 आयन होता है, इसलिए हाइड्रोजन में इसमें 2H+ आयन चाहिए बैलेंस करने के लिए। और वैसे भी आपको बताएं कि H2SO4 में SO4 के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर कौन सा होगा, ए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। जो 9वां क्वेश्चन, वो 7वां क्वेश्चन है जो, वो है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि कुछ चीजें हैं जो आपको रटना होगा। जैसे धावन सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये आपको याद करना होगा कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na2CO3 देखिए इंटू 10H2O, तो ये होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये 7 क्वेश्चन थे। आइए कुछ और क्वेश्चन हम इसके देखते हैं और वो क्वेश्चन मैं आगे लेकर के आ रहा हूं। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है आज तक परीक्षाओं में, आप चाहे जिस पेपर को उठा के देख लीजिए, पहले जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, जिसका नाम है उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसके विषय में बात करते हैं। देखिए जब एसिड कभी भी बेस से क्रिया करता है, हिंदी में बात करें तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो वह उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया में एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है,
दोनों आपस में क्रिया करते हैं और अम्ल और क्षार की क्रिया से साल्ट बनता है, लवण बनता है, और साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। यानी अगर हम इसको सीधी सीधी बात करें तो एसिड प्लस बेस, इन दोनों की रिएक्शन होती है। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार। इसको मैं लिखे देता हूं। जब अम्ल किससे क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करता है, तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है साल्ट। साल्ट यानी क्या बनता है, लवण, और प्लस H2O द्रव बनता है। तो जब कोई बेस, जब कोई क्षार एक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण बनता है और जल बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। राइट है, तो समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या कहलाती है। अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है साल्ट यानी लवण, तथा क्या बनता है, जल। अगर पूछेगा कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण से इसे समझाइए। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप इसका ले लें, आपने सुना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें और ये क्षार है। तो इस क्षार की अगर हम अभिक्रिया करा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन से, और आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, इसका नाम आप अम्ल बोल ही दिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है और ये है NaOH क्षार है। तो जब किसी क्षार की अम्ल से क्रिया होगी तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से सोडियम का लवण बनेगा, सोडियम का साल्ट बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl। इसको कहते हैं सोडियम का क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, और यही है साल्ट, लवण। और प्लस क्या बनेगा, H2O। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम का क्लोराइड बनता है यानी लवण बनता है, तथा क्या बनता है, जल बनता है। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। ऐसे ही आप चाहें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया भी करा सकते हैं, HKOH, ये कहलाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया करा दें अगर आप इसके जलीय विलयन से क्रिया करा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, यानी कि HCl की क्रिया करा दें, इसका नाम फिर से सुन लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसकी क्रिया कराओगे तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ये है साल्ट, लवण है। तो देखा आपने कि क्षार, ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल। तो जब क्षार और अम्ल ने क्रिया किया तो ये क्रिया कहलाएगी कैसी क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, और बन गया साल्ट और प्लस साथ में बनेगा H2O। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन दोनों रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, और परिभाषा अगर पूछता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो अम्ल और क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। राइट है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी किसकी, उदासीनीकरण की क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा ही आता है, और ये क्वेश्चन क्या है, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। धावन सोडा, इसके पहले अभी बात हुई थी और मैंने कहा था धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो कह रहा है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो तथा इसका एक उपयोग भी लिख दीजिए, एक या दो जो भी आपको आते हों लिख दीजिएगा। धावन सोडा का देखिए जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। धावन सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। अभी अभी
थोड़ी देर पहले जब एक क्वेश्चन आया था तो उसमें बहुविकल्पीक रूप में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो अणुसूत्र है ये Na2CO3, देखिए सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, लेकिन जो अणुसूत्र है उसमें इसका क्रिस्टल 10H2O और लगा हुआ है, यानी सोडियम कार्बोनेट तो हाई है ये, और इंटू 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट का ये क्रिस्टल है। तो ये कैसे बनता है और इसका उपयोग क्या है। तो देखिए अगर हम करें क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप जानते हो क्षार NaOH, तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, इसका मतलब कंसंट्रेट ले लें, इसको सांद्र NaOH ले लें, ये CONC मैंने यहाँ जो लिखा है इसका मतलब होता है कंसंट्रेट NaOH। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, देखिए लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अगर हम इसका सांद्र विलयन ले लें और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है CO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो आपको इतना तो पता ही है कि बनता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में H2O तो आप सब लोग जानते होंगे, जल कहते हैं इसको, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए सोडियम जो कार्बोनेट बना, धावन सोडा यही है, बस फर्क ये होता है कि इस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का हम वाष्पन करा दें। वाष्पन आप समझते हो, यानी जिसमें जल की मात्रा होती है, वाष्पन यानी इसको वाष्पीकरण इसका कर दें, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका अगर हम वाष्पन करवा दें तो ये बन जाता है धावन सोडा, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी का नाम है धावन सोडा। तो ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो इसका एक नंबर में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है Na2CO3 इंटू 10H2O, राइट। दूसरा यह है कि धावन सोडा से आप क्या समझते हो, इसका रासायनिक समीकरण बताइए, कैसे बनाते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पर लिखा है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको क्या बोलना है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके सांद्र सॉल्यूशन को, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, राइट है ना, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट का अगर हम वाष्पन कर देते हैं तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हमें प्राप्त होता है, यानी हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। अब रही इसके उपयोग की बात, तो आप जानते हो कि नंबर एक, यह कपड़ा धोने के काम में आता है। जो धावन सोडा होता है उस धावन सोडा का पहला काम है ये कपड़ा धोने में काम आता है। दूसरा यह है कि आपने सुना होगा जब हार्ड वाटर होता है ना, कठोर जल आपने पढ़ा होता है, तो किसी जल की कठोरता दूर करने के लिए भी धावन सोडा उपयोग में लाया जाता है। तो दो इसने पूछा था, इसका एक कोई उपयोग भी लिख दीजिए। तो ये आपने पूरा लिख दिया, ये रासायनिक समीकरण लिख दिए, किस तरह बनाया जाता है सूत्र लिख दिया। अब पूछा ये किस काम में आता है, तो कपड़ा धोने के काम में आता है ये, यानी कपड़े की धुलाई भी इससे होती है। और दूसरा नंबर आपने क्या पूछा, दूसरा नंबर उसने पूछा कि नहीं, उसने तो एक ही उपयोग पूछा है, बट दूसरा आप लिख सकते हैं कपड़ा धोने के काम में आता है, और हार्ड वाटर को ये यानी जल की जो कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, उसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बताए भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दूसरे भाग में चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आती है ना, इसलिए इसको दो पार्ट्स में हम करते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण के और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उम्मीद करेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।